छोटी सी गलती पर पानी में डुबा के सजा देने वाला ससुराल। अरे बहू, मेरी चाय कहाँ है? बस चाय चढ़ा रही हूँ पापा जी, लेके आती हूँ। काव्या घबराई हुई सी जल्दी से चाय लेके जाके अपने ससुर को चाय देती है, जिसके बाद काव्या घर के कामों में लग जाती है। हर बात में सजा खाने में मजा आता है क्या भाभी? नन्हा जी, मैं कुछ भूल गई क्या? मेरी हील साफ हुई, मुझे कॉलेज के लिए जाना है। सॉरी दीदी, मैं भूल गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ। काव्या जल्दी से हील साफ कर देती है और ऋचा कॉलेज जाने लगती है। काव्या अपनी नंद ऋचा की हील साफ करके जैसे ही जाने लगती है, उसके मन में एक बात आ जाती है। नन्हा जी, एक बात कहूँ, आप इतनी ऊंची हील पहनकर कॉलेज जाती हो, कहीं गिर मत जाना, मुझे आपकी चिंता होती है। तुम्हें क्या करना है? मैं कुछ भी पहनकर जाऊं, अपनी हद में रहा करो भाभी। उसी समय सास वहां आ जाती है। बहू, अब तू मेरी बेटी को भी सीख देने लगी है, बहुत रोक टोक करने लगी है। लगता है पिछली सजा भूल गई है क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो बस चिंता में कहा था। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर, और अगर दोबारा ज्यादा बोलने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। काव्या चुपचाप वहां से चली जाती है। सुबह जो चाय उसने ससुर जी को दी थी, उसका कप हॉल में ही रखा रह जाता है। काम के बोझ से वो उसे उठाना भूल जाती है। करीब 2-3 घंटे बाद सास की नजर उस कप पर पड़ती है। ये क्या है? अभी तक झूठा कप हॉल में रखा है, क्या यही संस्कार लेकर आई है? लगता है फिर से तुझे पानी में डुबाना पड़ेगा, उसके बिना तुझे अक्ल नहीं आती। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिएगा। नीरज, देख रहा है तेरी पत्नी को घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नीरज रसोई में जाता है। काव्या काम कर रही होती है। काव्या, तुम्हारे नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहुत काम था इसलिए भूल गई। हर बार यही बहाना, कब तक चलेगा ये सब? मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। नीरज काव्या की एक नहीं सुनता और काव्या को छत पर लेकर जाता है और पानी में डुबो देता है। काव्या पानी में तड़पने लगती है, लेकिन जब तक काव्या की सांस उखड़ने नहीं लगती तब तक नीरज उसे वहीं रहने देता है। उसे बहुत परेशान करता है। कुछ देर बाद जब काव्या की सांस उखड़ने लगती है, 10 मिनट बाद, तब जाकर नीरज काव्या को पानी से निकालता है। काव्या के मन में डर और गहरा बैठ जाता है। वो रोते हुए रसोई के एक कोने में बैठ जाती है। क्या हुआ भाभी, अब रोने से काम हो जाएगा क्या? अभी तक यहीं बैठी है, जाकर सारा काम खत्म कर। ये आज का डोज काफी नहीं है। माँ जी, जाती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काव्या बिना कुछ बोले हर काम करती रहती है। एक दिन वो छत पर कपड़े सुखाने जाती है। उसी समय पड़ोसन सुषमा उसे देख लेती है। बाहू, कुछ दिन पहले तेरे रोने की आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है ना? नहीं चाची जी, कुछ नहीं हुआ, बस तबीयत थोड़ी खराब थी। बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो छिपाना मत, कभी कभी चुप रहना इंसान को और दुख दे देता है। जी ठीक है। इतने में सुष्मिता छत पर आ जाती है। अरे सुषमा जी, बहू तो बहुत सीधी है, आप बेकार में चिंता करती है। अच्छा ठीक है बहन, मैं तो बस पूछ रही थी। सुष्मिता काव्या को नीचे ले आती है। पड़ोसियों के सामने हमारे घर की बातें करने लगी है? मैंने कुछ नहीं बताया माँ जी, मैं तो चुप थी। अगर घर की इज्जत बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। और तुझे पड़ोसन के सामने बुराई करती है, मैं तुझे आज बताता हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं कहा। मम्मी, मैंने कहा था ना, भाभी एक दिन सबको बता देगी। इसके बाद सास और नंद दोनों मिलकर काव्या को फिर से पानी में डुबोती हैं और काव्या की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। काव्या चुपचाप सब सहती रहती है। महेश भी वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। उस रात काव्या अकेले में बैठकर रोती है। क्या मुझसे सच में इतनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं? क्या मुझे कभी अपना समझा जाएगा? आखिर मेरी क्या गलती है जो बात बात पर यहाँ पानी में डुबोया जाता है? उधर पड़ोसन सुषमा को काव्या की आंखों का डर याद आता है। उस लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, वो बहुत डरी हुई थी, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। कुछ दिनों से पड़ोस में रहने वाली औरतों को उस घर से अक्सर रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। किसी को कुछ साफ पता नहीं था, लेकिन हर किसी के मन में एक डर बैठ गया था। बहनों, मुझे तो कई दिनों से लग रहा है कि उस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। काव्या बहू के चेहरे पर हमेशा डर दिखाई देता है। हाँ, मैंने भी देखा है, पहले कितनी हंसती थी, अब किसी से नजर तक नहीं मिलाती है। भगवान न करे किसी बेटी की जिंदगी ऐसी हो। उनका एक और बेटा भी है, उसकी भी तो शादी होने वाली है। बस यही डर है, कहीं दूसरी बहू के साथ भी ऐसा व्यवहार ना हो। हमें सच्चाई पता लगानी होगी। उस दिन मैं छत पर काव्या से मिली थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। उसकी जाने के बाद भी उसकी आंखों के आंसू मुझे याद है।
सारी पड़ोसनें एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अगर किसी की बेटी पर अन्याय हो रहा हो ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, पहले सच्चाई जानेंगे फिर उसका साथ देंगे। उधर घर के अंदर काव्या हर दिन चुपचाप अपना काम करती रहती है। डांट, ताने और अपमान उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे, और वही उससे कहीं भी छोटी सी गलती हो जाती तो उसे पानी की टंकी में डुबोया जाता। हर बात पर उसे पानी में डुबोया जाता। धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी थी। रात को अकेले बैठी काव्या अपने मन की बात सोच रही होती है। भगवान, अगर इस घर में दूसरी बहू आए तो उस पर मेरी तरह दुखों का पहाड़ मत टूटने देना। काश वो अपनी पसंद से शादी करके ऐसे माहौल से दूर रहे। इसी बीच एक दिन सुष्मिता अपने छोटे बेटे तरुण को अपने पास बुलाती है। बेटा तरुण, अब तेरी भी शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़की पसंद है क्या? नहीं माँ, मैंने किसी को पसंद नहीं किया। मैं तो आपकी मर्जी से ही शादी करूंगा। आप लोग जो लड़की पसंद करेंगे वही मेरी पत्नी होगी। मुझे पता था मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। महेश भी वहीं बैठे होते हैं। अब घर में एक और बहू आएगी तो रौनक बढ़ जाएगी। तभी सभी के सामने सुष्मिता मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसके मन में पुराने जख्म जाग उठते हैं। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। सालों पहले नई नई दुल्हन बनकर आई जवान सुष्मिता घर के काम कर रही होती है। गलती से उससे एक बड़ा काम बिगड़ जाता है। सुष्मिता, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं सब ठीक कर दूंगी। हर बार यही कहती है। उस दिन सुष्मिता की सास उसे नदी किनारे लेकर जाती है और नदी में धक्का दे देती है। सुष्मिता डूबने लगती है। वो रोती रहती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। डूबते हुए वो रोते हुए गुहार लगाने लगती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। सुष्मिता की सास वहां खड़े तमाशा देख रही थी, उसे तड़पता हुआ देख रही थी। तभी गांव के कुछ लोग वहां आते हैं, सुष्मिता को पानी में डूबने से बचाते हैं। सुष्मिता की सांस उखड़ने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं। तभी उसकी सास वहां आती है। याद रखना, इस घर में बहुओं को अपनी इच्छा से नहीं, घर के नियमों से जीना पड़ता है। आज जो नियमों का पालन नहीं करता उससे पानी में डूबना पड़ता है। ना डूबे तो डुबाना हमें आता है। एक दिन मैं भी सास बनूंगी, तब जो मन करे करना, लेकिन मेरे रहते नहीं। उस दिन का दर्द सुष्मिता के दिल में घर कर जाता है। वो मन ही मन एक गलत फैसला कर लेती है। मैंने जितना सहा है उसका दर्द मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मेरी बहू को भी मैं पानी में डुबोऊंगी, डुबो डुबो कर सजा दूंगी। सुष्मिता की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई देता है। मैंने अपनी जवानी में बहुत दुख झेले थे, लेकिन क्या अब वही सब दोहराना सही है? एक पल के लिए उसका दिल पसीजता है, लेकिन फिर वो अपने मन को कठोर बना लेती है। महेश उसकी तरफ देख। पुराने समय में घरों में औरतों के साथ बहुत सख्ती होती थी, लेकिन समय बदल रहा है। शायद, लेकिन कुछ घाव आसानी से नहीं भरते। कुछ दिनों बाद सुष्मिता अपने बेटे तरुण के लिए पूजा नाम की लड़की पसंद करती है। पूजा एक साधारण और गरीब परिवार की बेटी होती है। पूजा सभी को पसंद आ जाती है। रिश्ता पक्का होता है और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। आप चिंता मत करना, मैं सबको अपना परिवार समझकर रहूंगी। बेटी, हमेशा सबका सम्मान करना, लेकिन अपने आत्म सम्मान की रक्षा भी करना। जी माँ। तरुण और पूजा की शादी हो जाती है। ढोल नगाड़ों के बीच पूजा पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगती है। पड़ोस की सभी औरतें दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। हे भगवान, इस बेटी की जिंदगी खुशियों से भर देना, बस इसके साथ कुछ गलत ना हो। पूजा घर के अंदर कदम रखती है। उसकी नजर सबसे पहले काव्या पर पड़ती है। काव्या की आंखों में एक अजीब सा डर और उदासी होती है। मेरी जेठानी इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? इनके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? काव्या भी पूजा को देखती है। भगवान, इस नई बहू को मेरी तरह दुख मत देना। गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है। पूजा धीरे से काव्या के पास जाती है। जेठानी जी, मैं नई हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे समझा देना। काव्या कुछ पल तक चुप रहती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कभी कभी कुछ घरों में लोग गलती से ज्यादा इंसान को देखने लगते हैं। पूजा हैरानी से काव्या की तरफ देखने लगती है। उसी समय सुष्मिता दोनों को आवाज लगाती है। बहुओं, बातें बाद में कर लेना, पहले घर की रस्में पूरी करो। पूजा चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूमने लगता है। आखिर जेठानी इतनी सहमी हुई क्यों है? इस घर में ऐसा क्या राज छिपा है? उधर पड़ोस की औरतें भी घर की तरफ देख रही होती हैं। उन्हें भी लग रहा होता है कि इस नई बहू की जिंदगी में क्या होने वाला है। अगर इस बेटी के साथ अन्याय हुआ तो इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। काव्या
क्या अपने डर से बाहर निकल पाएगी? क्या सुष्मिता अपने पुराने घावों की वजह से वही गलतियां दोहराएगी या उसका दिल बदल जाएगा? और क्या पूजा के साथ भी वही होगा जो काव्या झेलते आ रही है? चलो आगे देखते हैं। शादी के बाद अब पूजा की पहली रसोई थी। सुबह सुबह उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ का खाना खाकर सब खुश हो जाए और मुझे इस घर की बेटी मान ले। उसी समय काव्या रसोई में आती है। पूजा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। पहली रसोई में थोड़ा डर लगता है। जेठानी जी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। माँ ने सिखाया है कि पहली रसोई में पूरे दिल का स्वाद होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सास, नंद, पति, ससुर और जेठ सब रसोई के बाहर खड़े हो जाते हैं। बहू, आज पहली रसोई है। घर की परंपरा के अनुसार बहुत सारे पकवान बनेंगे। मेरे लिए कचौरी और मिठाई अलग से बना देना। दाल और चावल भी अच्छे बनने चाहिए। मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। और सबके लिए गरम गरम रोटियां भी। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। पूजा एक तरफ सब्जियां काट रही थी, दूसरी तरफ मिठाई बना रही थी। दाल, चावल, 10 तरह की सब्जियां, रोटियां, पूरी, कचौड़ी और तरह तरह के मीठे पकवान तैयार होने लगे। काव्या चुपचाप उसकी मदद करती रहती है। भगवान करे आज सब ठीक हो जाए। पूजा को वो सब सहना ना पड़े जो मैंने सहा है। जेठानी जी देखिए ना, सब कितना अच्छा बन रहा है। हाँ पूजा, बस हिम्मत बनाए रखना। कुछ घंटों बाद पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर सज जाता है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। बहू ने तो बहुत मेहनत की है। इतने सारे पकवान अकेले बना लिए? सभी खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक पनीर चखते ही सबके चेहरे का भाव बदल जाता है। माँ, लगता है पनीर की सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है। मुझसे गलती हो गई है, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। नहीं, बहू को घर की जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। छोटी गलती भी पूरे घर का स्वाद बिगाड़ देती है। मैं सच में माफी मांगती हूँ। बहू, लगता है बहू को नहीं पता कि इस घर में बहू से गलतियाँ होती है तो क्या सजा पड़ती है। हमें बताना पड़ेगा। तरुण बेटा, इसको बता जरा। इसके बाद तरुण पूजा को उठाता है और छत पर ले जाकर पानी की टंकी में डाल देता है। पूजा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी सांसें अटकने लगती हैं, लेकिन जब तक पूजा बेहोश नहीं हो जाती उसे पानी की टंकी में डुबो के रखा जाता है। जब पूजा बेहोश हो जाती है तो उसे पानी की टंकी से निकाला जाता है और काव्या उसे CPR देती है। होश में आते ही पूजा जोर जोर से रोने लगती है। रो मत पूजा, इस घर में छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया जाता है और यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों पर पानी में डुबोकर सजा भी दे दी जाती है। जेठानी जी, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? इतना समझ लो कि मैंने भी बहुत डर के साथ इस घर में रहना सीखा है और मेरे साथ तो हर दिन ऐसा होता है। तो क्या मुझे भी हर समय डर कर रहना होगा? क्या मुझे भी पानी में डुबाया जाएगा हर बात पर? हाँ, संभल कर रहना होगा और याद रखना तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। उस दिन के बाद पूजा हर काम बहुत सावधानी से करने लगी। वो सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, रसोई संभालती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि उसे हर समय ये डर लगा रहता था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। एक दिन पूजा छत पर कपड़े सुखाने जाती है। सामने वाली छत पर एक लड़का टहल रहा होता है। पूजा का उस तरफ कोई ध्यान नहीं होता। इतने में तरुण ऊपर आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े सुखा रही हूँ। जब सामने कोई खड़ा हो तो तुम्हें और सावधान रहने चाहिए। लोग बेवजह बातें बनाते हैं। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं है, मैं तो अपना काम कर रही थी। इतने में काव्या छत पर आती है। तरुण, पूजा सच कह रही है, वो सिर्फ कपड़े सुखा रही थी। तुम बीच में मत बोलो। किसी की बात सुने बिना उस पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। काव्या बीच में बोलती है, इसलिए सुषमा, तरुण और नीरज तीनों मिलकर काव्या और पूजा दोनों को पानी में डुबो देते हैं और देर तक डुबो कर रखते हैं। पूजा कपकपाने लगती है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनती। उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर ऐसे ही पानी में डुबोया जाता है। जब दोनों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो दोनों की सांसें अटकी हुई थीं, आंखें लाल थीं और दोनों के शरीर एकदम कमजोर से पड़ गए थे। दोनों कांप रही थीं। सभी वहां से चले जाते हैं और पूजा रोती रहती है। जेठानी जी, मैं हर काम ठीक से करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी सब ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम इतनी बड़ी गलती करते हैं कि हमें पानी में डुबोया जाता है? कुछ लोग इंसान की मेहनत नहीं, सिर्फ उसकी गलती देखते हैं। इस घर का तो रिवाज है बहू को पानी में डुबोने का। क्या कभी ये सब बदलेगा? कब बंद होगा ये सब? बदलेगा अगर हम डरना छोड़ दें और एक दूसरे का साथ दें। उधर पड़ोस की सुषमा छत से ये सब देख रही होती है। दोनों बहुओं के चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ डर है। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए।
अगर इन बेटियों को सहारे की जरूरत पड़ी तो हम इनके साथ खड़े होंगे। उस रात पूजा और काव्या पहली बार एक साथ बैठती हैं। जेठानी जी, आज से मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। वहीं पड़ोस की औरतें कई दिनों से काव्या और पूजा के उदास चेहरे देख रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि दोनों बहुओं की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन बिना सबूत के कोई भी घर के अंदर दखल देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बहनों, जब भी उन दोनों को देखती हूँ दिल घबरा जाता है। दोनों बच्चियां हमेशा डरी हुई रहती हैं। कई बार मन करता है कि जाकर पूछूं, लेकिन वो लोग कुछ बोलती ही नहीं। शायद डर के कारण सच छिपा लेती हैं। हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। अगर कभी उन्हें हमारी जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर घर में एक दिन खुशी की खबर आती है। मम्मी, मेरा यूएस का वीजा लग गया है और वहाँ कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो गया है। सच में मेरी बेटी विदेश जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी ऋचा बहुत बड़ी अफसर बनेगी। ऋचा की नजर काव्या और पूजा पर पड़ती है। भाभी, मेरे जाने की तैयारी अच्छे से कर देना। जी दीदी, आपकी यात्रा शुभ हो। कुछ दिनों बाद ऋचा विदेश चली जाती है। घर में अब सास ससुर, दोनों बेटे और दोनों बहुएं रह जाती हैं। समय बीतता रहता है। दोनों बहुएं सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं। एक दिन काव्या रसोई में खाना बना रही थी। गरम तेल की कढ़ाई उतारते समय उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। पूजा दौड़कर उसके पास आती है। जेठानी जी, आपका हाथ तो बहुत जल गया है। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको अस्पताल चलना होगा। उसी समय घर के बाहर एक कार खड़ी होती है। पूजा को उसके पापा ने शादी से पहले गाड़ी चलाना सिखाया था। जेठानी जी, आप मेरे साथ चलिए। देर करना ठीक नहीं है। अगर घर वालों को पता चल गया तो स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। पूजा काव्या को कार में बिठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर दवा लगाकर पट्टी कर देता है। कुछ देर बाद दोनों घर लौटती हैं। घर पहुंचते ही सुष्मिता नाराज नजर आती है। बिना बताए घर से बाहर चले गई। तुम्हें पता है इसकी क्या सजा है? जो तुमने घर की कार छुई है और उसे चलाने की हिमाकत की है। माँ जी, जेठानी जी का हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया था, इसलिए अस्पताल ले गई थी। पहले घर में बताना चाहिए था। किसी भी फैसले से पहले परिवार से पूछना जरूरी होता है। गलती मेरी थी। पूजा तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। लेकिन अब पूजा को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। घर के मर्यादा और अनुशासन सबके लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद घर वाले पूजा को ले जाकर पानी में फिर से डुबो देते हैं। काव्या की आंखों से आंसू नहीं रुकते। पूजा वहां तड़प रही होती है, लेकिन बहुएं कुछ नहीं कर पाती हैं। इस बार पूजा मन ही मन मनोकामना कर रही थी कि भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती। रोज रोज के इस दर्द से रात को पूजा काव्या के पास बैठती है। जेठानी जी, किसी की मदद करना भी यहाँ मुश्किल हो गया है। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कार चलाकर? तुमने मेरा साथ दिया, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन इस घर के लोग बहुत कठोर दिल के हैं। कुछ दिन बाद दोनों बहुएं बाजार सामान लेने जाती हैं। सामान ज्यादा होने के कारण लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। घर पहुंचते ही सुष्मिता सवाल करने लगती है। इतनी देर क्यों लग गई? माँ जी, बाजार में बहुत भीड़ थी और कुछ सामान मिल भी नहीं रहा था। घर के कामों में समय की कीमत समझनी चाहिए। दोनों बहुएं चुपचाप सामान रखने लगती हैं। तभी उनके पति आते हैं और दोनों बहू को फिर से सजा देते हैं, क्योंकि वो घर देर से आई थी। दिन बीतते जाते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर उन्हें टोक दिया जाता है और हर बात पर उन्हें पानी में डुबोकर सजा दी जाती है। एक सुबह, काव्या, मेरी साड़ी अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुई? माँ जी, अभी मैं कर देती हूँ। हर काम समय पर होना चाहिए। लगता है तुमको समझ में नहीं आता। बिना पानी में डूबे तुम लोग मानती नहीं हो। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। सुष्मिता तुरंत अपने बेटों को बुलाती है। उनके बेटे अपनी बीवियों का जीना मुहाल कर देते हैं। सास ससुर बैठकर मजा ले रहे होते हैं और दोनों बहू पानी में डूब रही होती हैं। पूजा, मेरे ऑफिस के कपड़े तैयार नहीं है। अभी निकाल कर रखती हूँ। काम की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। तुम लोग को तो आदत है लात घूंसों के बिना। उसके बिना तो तुम लोग मानती ही कहाँ हो। जब तक पानी में तुम्हारी आंख नाक सूझ नहीं जाती तब तक तुम्हें अकल नहीं आती है। इसके बाद फिर से पूजा के साथ फिर से वही दुष्कर्म होता है। रोज रोज इस प्रकार से बहुएं परेशान हो चुकी थी और एक दिन, अरे दाल में आज थोड़ा मसाला कम लग रहा है। अगली बार और ध्यान दूंगी। मैं भी साथ में देख लिया करूंगी। बहू की एकजुटता घर वालों को रास नहीं थी। हर बात पर उन्हें बहू को परेशान करने में मजा आता था। एक रात दोनों छत पर बैठी होती हैं। जेठानी जी, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ही ऐसी रहेगी? नहीं पूजा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगर हम दोनों साथ रहे तो शायद हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं।
हम बहनें बनकर रहेंगे, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर पड़ोस की सुषमा अपनी छत से दोनों को देख रही होती है। इन दोनों बेटियों को सिर्फ सहारे की जरूरत है। सही समय आने पर हम इनके साथ खड़े होंगे। भगवान करे इनके जीवन में भी खुशियां आए। समय आगे बढ़ रहा था, दोनों बहुओं की परीक्षा भी और उनके हौसले की भी। समय बीत रहा था। ऋचा अब अमेरिका में थी। कभी कभी वो घर पर फोन करती और सबसे हालचाल पूछती। एक दिन शाम को घर में फोन की घंटी बजती है। अरे मेरी बेटी का फोन है। माँ कैसी हो और पापा कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटी, तू बता वहाँ कैसी है? यहाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर बाद ऋचा अपनी भाभीयों के बारे में पूछती है। माँ काव्या भाभी और पूजा भाभी कैसी है? अभी भी पानी में डुबोती हो क्या? घर का काम संभाल रही है, सब ठीक है। और उन्हें डुबाना कैसे छोड़ दूं? अभी भी डुबोती हूँ। उधर काव्या और पूजा दूर खड़ी होकर चुपचाप बातें सुन रही होती हैं। फोन खत्म होने के बाद भी घर का माहौल ज्यादा नहीं बदलता। दिन बीतते रहते हैं। दोनों बहुएं सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं। अगर कपड़े समय पर तैयार ना हो तो डांट मिलती, साथ में उन्हें पानी में डुबोने की सजा भी मिलती। अगर खाने में थोड़ा सा भी स्वाद कम ज्यादा हो जाए तो नाराजगी झेलनी पड़ती। अगर कोई काम देर से हो जाए तो ताने सुनने पड़ते। लेकिन काव्या और पूजा अब एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। जेठानी जी, अगर आप साथ ना होती ना तो शायद मैं टूट जाती, और अगर तुम ना होती तो मैं भी अकेली पड़ जाती। ऐसे ही देखते देखते एक साल बीत जाता है। एक दिन पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऋचा वापस भारत आने वाली थी। मेरी बेटी पूरे 1 साल बाद घर लौट रही है। अरे अब घर में फिर से रौनक आ जाएगी। कुछ दिनों बाद ऋचा घर लौट आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी शरारत नहीं बल्कि एक अलग ही समझदारी दिखाई दे रही थी। घर में आते ही वो सबसे पहले अपनी दोनों भाभियों के पास जाती है। भाभी आप दोनों कैसी हो? काव्या और पूजा एक दूसरे को देखने लगती हैं। हम ठीक है दीदी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ऋचा अब छोटी छोटी बातों में भी अपनी भाभियों का ध्यान रखने लगी। वो रसोई में उनकी मदद करती, काम बांट लेती और उनके साथ बैठकर बातें करती। एक दिन सुष्मिता ये सब देख लेती है। ऋचा, आजकल तू अपनी भाभी को इतना ख्याल क्यों रखती है? माँ, क्योंकि अब मैं भी कुछ समझ चुकी हूँ। क्या मतलब? सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। ऋचा कुछ पल चुप रहती है और फिर अपनी बात शुरू करती है। माँ, जब मैं अमेरिका में थी, एक दिन दोस्तों के साथ एक स्विमिंग पूल के पास गई थी। फिर क्या हुआ? मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। मुझे तैरना ठीक से नहीं आता था। मैं बहुत डर गई थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मैं मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। फिर वहां के एक वॉचमैन ने मुझे देख लिया। उसने तुरंत आकर मेरी जान बचा ली। भगवान का शुक्र है। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि जब इंसान डर और लाचारी में होता है तो उसे डांट नहीं, सहारे की जरूरत होती है। और माँ हर बार भाभीियों को पानी में डुबोना सही नहीं है। आप लोग उन्हें अब सजा मत दिया करो। सुष्मिता अपनी बेटी की बातें ध्यान से सुन रही होती है। उसकी आंखों में भी हल्की उदासी दिखाई देने लगती है। बेटा, तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। माँ, अगर उस दिन किसी ने मेरी मदद ना की होती तो। ऋचा की आवाज भर्रा जाती है। माँ, किसी भी इंसान को डर में जीने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। पूजा और काव्या ये सब सुनकर चुपचाप खड़ी रहती हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद ऋचा सच में बदल चुकी है, लेकिन सुष्मिता अपने पुराने विचारों में उलझी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। पुरानी बातें इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। माँ, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसे आगे बढ़ाना क्यों? समय के साथ घर की परंपराएं भी बदलनी चाहिए। उस दिन के बाद ऋचा अपनी दोनों भाभियों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वो उनके लिए चाय बना देती, कभी उनके काम में हाथ बटा देती और कभी उनके साथ बैठकर हंसने की कोशिश करती। एक रात तीनों छत पर बैठी होती हैं। दीदी, आप पहले जैसी नहीं रही। शायद जिंदगी ने मुझे बदल दिया। कभी कभी एक घटना इंसान को दूसरों का दर्द समझना सिखा देती है। और मैं चाहती हूँ कि अब इस घर में कोई भी डर कर ना रहे। उधर पड़ोस की सुषमा अपनी छत से ये सब देख रही होती है। लगता है घर में कुछ बदल रहा है। शायद अब इन बेटियों के जीवन में भी खुशियां आएंगी। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। धीरे धीरे सास और ससुर की शादी की सालगिरह का दिन आ जाता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। ऋचा भी अमेरिका से वापस आ चुकी थी और घर को सजाने में लगी हुई थी। आज हमारी शादी की सालगिरह है। घर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ जी, मैंने मिठाई और खाने की सारी तैयारी कर ली है। मैंने भी सजावट का पूरा काम कर दिया है। अरे इतने सालों बाद पूरा परिवार एक साथ है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। आज हम सब मिलकर बहुत सारी तस्वीरें भी खिंचवाएंगे। शाम होते होते घर मेहमानों से भर जाता है। संगीत चल रहा था और सभी लोग बातचीत में व्यस्त थे। उसी समय तरुण के फोन पर एक जरूरी कॉल आता है। मैं अभी आता हूँ।
एक जरूरी बात करनी है। वो बात करते करते घर की छत की तरफ चला जाता है। छत पर हल्का अंधेरा था। तरुण का पूरा ध्यान फोन पर था। चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी की बड़ी टंकी में गिर जाता है। उसके मुंह से मदद की आवाज निकलती है, लेकिन नीचे पार्टी का शोर इतना था कि किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तरुण पानी में संघर्ष कर रहा था। नीचे घर में किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है। करीब 1 घंटा बीत जाता है। मेहमान धीरे धीरे जाने लगते हैं। जेठानी जी, तरुण जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अभी कुछ देर पहले ही तो यहीं थे। उसका फोन भी नहीं लग रहा। पूरे घर में देखो। सभी लोग अलग अलग जगह तरुण को ढूंढने लगते हैं। पूजा का मन बहुत घबरा रहा था। हे भगवान, इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? वो भागते हुए छत पर जाती है। अचानक उसकी नजर पानी की टंकी पर पड़ती है। वो अंदर झांकती है और घबरा जाती है। कोई ऊपर आओ, जल्दी आओ, तरुण जी यहाँ हैं। सभी लोग दौड़कर छत पर पहुंचते हैं। महेश, नीरज और कुछ पड़ोसी मिलकर तरुण को बाहर निकालते हैं। वो बेहोश पड़ा होता है। मेरे बेटे, आंखें खोल। भैया कुछ बोलिए, जल्दी अस्पताल चलिए। तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बैठा होता है। पहली बार सुष्मिता के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। भगवान, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। अपनी बहू को मैं पानी में डुबाना छोड़ दूंगी। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना भगवान। सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, मरीज अब खतरे से बाहर है। समय पर अस्पताल ले जाने से उनकी जान बच गई। ये सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा भगवान को धन्यवाद करती है। रात को अस्पताल के बाहर सुष्मिता अकेली बैठी होती है। वो अपनी जिंदगी के पुराने दिन याद करने लगती है। उसे अपनी बहुओं के डरे हुए चेहरे याद आने लगते हैं। जब अपने बच्चे की जान का डर लगा, तब समझ आया कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। तब समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। अब मैं कभी तुम्हें पानी में नहीं डुबोऊंगी। महेश उसके पास आकर बैठ जाते हैं। शायद भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं। हमें घर की पुरानी परंपरा बदलनी चाहिए। मैंने अपने पुराने दुखों की वजह से दूसरों का दुख नहीं समझा। अगले दिन तरुण को होश आ जाता है। वो अपने सामने पूजा को बैठा देखता है। पूजा, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो पूजा। मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे भगवान ने अपनी गलती की सजा दे दी है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाइए। अगर तुम समय पर मुझे न ढूंढती तो शायद। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर लौटने के बाद सुष्मिता पूरे परिवार को हॉल में बुलाती है। काव्या और पूजा भी वहां आती हैं। दोनों के मन में डर था कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन इस बार सुष्मिता का चेहरा बदला हुआ था। काव्या, पूजा, आज मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। दोनों बहुएं हैरानी से एक दूसरे को देखती हैं। जी माँ जी, कहिए। मैंने जिंदगी में जो दुख झेले, उसी दर्द को अपने व्यवहार में बदल लिया। लेकिन कल जब मुझे अपने बेटे को खोने का डर लगा, तब समझ आया कि डर और तकलीफ किसी को नहीं देनी चाहिए। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अगर मेरी बातों या मेरे व्यवहार से तुम दोनों का दिल दुखा, तो मुझे माफ कर दो। काव्या और पूजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। महेश भी आगे बढ़ते हैं। हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। हमने कई बार चुप रहकर गलत बातों को बढ़ने दिया। आज से इस घर में कोई पुरानी गलत परंपरा नहीं चलेगी। इस घर में सम्मान और अपनापन रहेगा। काव्या, मैंने भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। अगर घर बदल रहा है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तरुण पूजा की तरफ देखता है। पूजा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा और कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। परिवार तभी बनता है जब लोग एक दूसरे का साथ दे। ऋचा ये सब देखकर भावुक हो जाती है। माँ, आज आपने सबसे बड़ा फैसला लिया है। भाभिया, मैंने पहले जो गलती की, मुझे भी उसके लिए माफ कर दो। बेटी, अब इस घर में बहू नहीं, बेटियां रहेंगी। पड़ोस के सुषमा, कांति, गायत्री और कमला को भी जब ये सब पता चलता है तो वो खुश हो जाती हैं। देर से ही सही, लेकिन इस घर में समझदारी आ गई। अब इन बेटियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। अब काव्या और पूजा काम मिलकर करती थी। सुष्मिता भी उनके साथ बैठकर बातें करती थी। महेश परिवार को साथ लेकर खाना खाते थे। ऋचा अपनी भाभियों के साथ हंसती मुस्कुराती थी। तरुण और नीरज भी अब अपने परिवार के साथ सम्मान और प्यार से पेश आते थे। उस घर में अब डर नहीं था, ताने नहीं थे, सिर्फ अपनापन था। अब बात बात पर बहू को पानी में नहीं डुबोया जाता था। उनकी गलतियों को माफ किया जाता। और उस दिन सुष्मिता ने पूरे परिवार के सामने एक बात कही। याद रखना, कोई भी परंपरा इंसानियत से बड़ी नहीं होती। आज से हमारे घर में सम्मान, प्यार और एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी परंपरा होगी।
काव्या और पूजा मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद थी, और इसी के साथ उस घर में सुख, शांति और प्रेम का नया अध्याय शुरू हो जाता है।